तो दोस्तों आज हो गया 29 नवंबर 2022 यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए। सिर्फ आप पिछली खबर शुरू करते हैं। उससे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महिलाओं के कपड़ों पर टिप्पणी पर बाबा रामदेव ने मांगी माफी, कहा गलत ढंग से पेश किया गया। जी आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव ने महाराष्ट्र में आयोजित एक कार्यक्रम में महिलाओं पर अपनी कथित टिप्पणी के लिए सोमवार को खेद व्यक्त किया और माफी मांगी। उन्होंने दावा किया है कि महिलाओं पर की गई उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया। हिंदी भाषा के विरोध में तमिलनाडु के किसान ने दी जान। जी आपको बता दें कि दक्षिण भारत में एक बुजुर्ग ने हिंदी भाषा के विरोध में आत्मदाह कर लिया है। उनका कहना था कि केंद्र सरकार पूरे देश में हिंदी को थोपना चाहती है, जबकि ये भाषा सिर्फ उत्तर भारत में बोली जाती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच जारी विवाद के बीच राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को पार्टी की धरोहर बताया है। आपको बता दें कि हाल ही में अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार कहा था। इसके बाद से ही राजस्थान में सियासी टकराहट एक बार फिर बढ़ गई। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के दौर से ही राजस्थान में दोनों नेताओं के बीच खींचतान चल रही है। हरियाणा के जिला परिषद चुनाव के नतीजे भाजपा के लिए झटके का सबब बने हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी को पहली बार एंट्री की राह मिली है। रविवार को आए नतीजों में अंबाला, सिरसा और यमुनानगर जैसे इलाकों में आम आदमी पार्टी ने खाता खोला है, जहां के शहरी इलाकों में भाजपा को हमेशा से अच्छे खासे वोट मिलते रहे हैं। आपको बता दें कि सत्ताधारी दल भाजपा ने अंबाला, यमुनानगर, गुरुग्राम समेत 7 जिलों में अपने सिंबल पर जिला परिषद के 102 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से 22 पर भाजपा को जीत मिली है। वहीं आम आदमी पार्टी ने 15 जिला परिषद सीटों पर जीत हासिल कर उपस्थिति दर्ज कराई है। महाराष्ट्र में खोखे को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को फ्रीज के डिब्बों का खुलासा करने की चेतावनी दे दी है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे लगातार राज्य की सरकार पर करोड़ों रुपए लेकर बगावत करने का आरोप लगा रहे हैं। अब सीएम शिंदे का कहना है कि किसी के बारे में गलत बातें करने का एक सीमा होता है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि वो अब अपनी सरकार के खिलाफ इतने निचले स्तर के और नुकसान पहुंचाने वाले बयान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को घर खाली करने के लिए 24 घंटों का समय दिया गया है। शनिवार को अनंतनाग के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। खबर है कि उनके अलावा राज्य के कई और विधायकों को भी आवास खाली करने के लिए कहा गया है। रामपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले सपा नेता आजम खां का उनके करीबियों ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले ही आजम खां के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खां शानू ने सपा को छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली थी। अब सोमवार को शाहजेब खां भाजपा में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि शाहजेब को आजम खां का बेहद नजदीकी माना जाता रहा है। वो 1993 से आजम खां से जुड़े हुए थे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण के खिलाफ दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई पूरी होने के साथ ही हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। वाराणसी की अदालत ने 8 अप्रैल 2021 को एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया था। इसी के खिलाफ इंतजामिया कमेटी और सुन्नी वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट पहुंचा था। दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले ऑल इंडिया मुल्क इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए इसे छोटा रिचार्ज बताया है। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मुसलमानों को बदनाम किया और वो 2013 के नरेंद्र मोदी है। आपको बता दें कि 4 दिसंबर को होने वाले एमसीडी चुनाव में सीलमपुर से एमआईएम के प्रत्याशी का प्रचार करते हुए ओवैसी ने रविवार को आरोप लगाया कि फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान अरविंद केजरीवाल गायब हो गए थे। संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार की नजर डाटा संरक्षण विधेयक सहित करीब 1 दर्जन विधेयक पारित कराने पर है, लेकिन विपक्ष की तेवर देख लगता नहीं है कि सदन में उसकी राह आसान होगी। विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में राज्यपालों की कथित हस्तक्षेप, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, महंगाई, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। गुजरात चुनाव में मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे नेताओं के बयान भी तल्ख होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दिल्ली का एक नमूना आया है जो कि आतंकवाद का समर्थक है, क्योंकि उसे सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने वाली भारतीय सेना की बहादुरी पर संदेह था। आतंकवाद और भ्रष्टाचार इनके जिन्स का हिस्सा है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि यदि गंदी गाली गलौज, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और गंदी राजनीति चाहिए तो भाजपा को वोट दे देना। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पूरी उदारता से और बिना किसी भेदभाव के बिहार के ढांचागत विकास के लिए लाखों करोड़ रुपए की योजनाएं लागू कर रही है, लेकिन राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल है।
आपको बता दें कि रविवार को बयान जारी कर सुशील मोदी ने कहा कि वित्त मंत्रियों की बैठक में बिहार सरकार ने केंद्र से 20,000 करोड़ के पैकेज की मांग की, जबकि वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य को 1.5 लाख करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अयोध्या को करोड़ों की सौगात दी। उन्होंने यहां करोड़ों की लागत की 46 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद राजकीय इंटर कॉलेज में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले बिजली आती ही नहीं थी, अब स्थिति यह है कि बिजली जाती ही नहीं है। गुजरात विधानसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और जहां रेवड़ी कल्चर की आलोचना कर रहे हैं, तो इसी दौरान शनिवार को गुजरात के लिए भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की दोनों विपक्षी पार्टियां कांग्रेस और आप ने आलोचना की है। दोनों ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में उनके द्वारा किए हुए वादों को दोहराया है। दोनों ही पार्टियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि गुजरात के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरियों पर जो हमने वादे किए थे, भाजपा ने उन्हें कॉपी किया है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने दंगा प्रभावित इलाकों में उम्मीदवार खड़ा कर वोट बैंक बांटने के आरोप पर कहा है कि मैं केवल 15 सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूं, आपको अन्य सीटों पर जीतने से कौन रोक रहा है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी को एक ऐसे फैक्टर के रूप में देखा जा रहा है जो दिल्ली में मुस्लिम वोट बैंक को विभाजित कर सकता है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने दलित नेता चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के साथ एमसीडी चुनाव में गठबंधन किया है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम दिल्ली में जिन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, यहां बुनियादी सुविधा नहीं है। एक सर्वेक्षण के अनुसार इन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में केवल 3% बच्चों को निजी स्कूल में प्रवेश मिलता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा है कि जब तक संविधान के हर शब्द का पालन नहीं किया जाता, वो एकता की राह पर चलते रहेंगे। वहीं पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि संविधान जीने का एक जरिया है और इसकी भावना हमेशा समान रहती है। आपको बता दें कि संविधान सभा ने 1949 में भारत का संविधान अपनाया था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आते ही सरगर्मियां भी बढ़ गई है। चुनाव के लिए भाजपा ने शनिवार को अपना संकल्प पत्र यानी कि घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में फ्री चुनावी वादों की झड़ी भी लग गई है। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा है कि छात्राओं की शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक भाजपा सरकार वचनबद्ध है। उन्होंने कहा है कि शारदा मेहता योजना के तहत शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को फ्री इलेक्ट्रिक स्कूटर दी जाएगी। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर बहनों को शामिल किया जाएगा। यही नहीं, आने वाले 5 सालों में महिलाओं को 1 लाख सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। दिल्ली की एक अदालत ने जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्हें न्यायिक हिरासत के दौरान उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भोजन उपलब्ध कराने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी। आपको बता दें कि विशेष न्यायाधीश विकास ढोल ने शनिवार को सत्येंद्र जैन की यह याचिका खारिज कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की उपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि भारत का संविधान इसकी सबसे बड़ी ताकत है।